अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर्स। कल हमने जो लेक्चर दिया था, प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो किस पे दिया था? हमने पैंक्रियाज के अबाउट बोला था और पैंक्रियाज से रिलीज होने वाले हार्मोन्स के अबाउट बात की थी। वो हार्मोन जो सेक्रेट होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन प्ले करते हैं, क्या क्या रोल प्ले करते हैं, हमने उनके अबाउट बात की थी, जिसमें इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन जो कि बेतरतीब बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स और डेल्टा सेल्स जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से में पाए जाते हैं पैंक्रियाज में, उनसे सेक्रेट होते हैं। और कोई इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का लेवल कम करने में इस्तेमाल होती, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करती और उस ब्लड के अंदर पाए जाने वाले ग्लूकोज को एनिमल स्टार्च मतलब ग्लाइकोजन में बदलती या फिर उसको फैट्स में कन्वर्ट करती है, ताकि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो कम हो सके और हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन की तरफ बॉडी जो है वो मूव ना करे। दूसरी जानिब ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने में इन्वॉल्व था। मतलब मैं यूं कहता हूं कि इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये दोनों एक दूसरे की एंटागोनिस्टिकली वर्क कर रहे हैं। एक इंसुलिन का लेवल ब्लड में बढ़ाता है तो दूसरा इंसुलिन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है। एक ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है ब्लड में तो दूसरा ग्लूकोज का लेवल कम करता है। इंसुलिन जहां पे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करने में इन्वॉल्व है, वहीं पे ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने में इन्वॉल्व है। इंसुलिन जो है वो हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन से बचाती है और अगर ग्लूकागॉन जो है उसकी बात की जाए तो वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन से बचाती है। मतलब अगर किसी एक में भी प्रॉब्लम हो गया, म्यूटेशन कॉज हो गई, तो होता क्या है कि अगर इंसुलिन में प्रॉब्लम हुआ, उसमें म्यूटेशन कॉज हुई, इसने वर्क करना छोड़ दिया या इंसुलिन की मौजूदगी भी ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में कम जो है वो न कर पाए, तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाएंगी, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगा। और अगर ग्लूकागॉन ज्यादा इफेक्टिवली इफेक्ट का जो है वो नहीं कर पाता, ग्लूकोज का लेवल बढ़ा नहीं पाता, इंसुलिन अपने लेवल जो है वो अपना वर्किंग जो है वो जारी किए हुए है, तो नतीजा क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिक भी हो सकती है। इसमें ये जो है फूड पे भी इफेक्ट होता है, लेकिन भारत इसमें क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन जो है कि ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है ब्लड के अंदर, ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक हो जाती है। भारत आज हम डिजीज की तरफ जा रहे हैं, उस डिजीज पे बात करने जा रहे हैं कि जो इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की नाकामी की वजह से या इंसुलिन के ना पैदा होने की वजह से वो डिजीज कॉज होती है। और वो डिजीज क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। वो डिजीज क्या है? डायबिटीज मेलाइटस है, जिसमें ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने की वजह से हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशंस हो जाती है। तो हम इससे पहले कि डायबिटीज मेलाइटस को अगर डिटेल में बात करें, तो जिन लोगों ने जाफर्स बायोलॉजी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो जो है पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कौन सा हमारा टॉपिक है जी? डायबिटीज मेलाइटस जो है ये ग्लूकोज का लेवल ब्लड में जब बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिक हो जाता है, जो है हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, उस वक्त डायबिटीज होती है।
वो जो डायबिटीज मेलाइटस होती है। अब ये डायबिटीज मेलाइटस क्यों वकूफ पजीर होती है? ये दो तरह की है, हम उनकी बात करते हैं, फिर उनकी बात करेंगे कि वो उनके कॉज की बात करेंगे कि वो किस वजह से होती है। पहली है डायबिटीज टाइप 1, दूसरी है डायबिटीज टाइप 2। अब डायबिटीज टाइप 1 क्या है और डायबिटीज टाइप 2 क्या है? डायबिटीज टाइप 1 जो है वो IDDM डायबिटीज टाइप 1 और डायबिटीज टाइप 2 NIDDM। अब IDDM क्या है? I stands for insulin, D dependent, D diabetes, M mellitus। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। जो डायबिटीज मेलाइटस तो होती है, ये डायबिटीज होती है मगर डिपेंड कर रही है किस पे? इंसुलिन पे। मतलब ये है कि इंसुलिन की मौजूदगी और गैर मौजूदगी इस बात का तयन करेगी कि डायबिटीज होगी या नहीं होगी, और किस हद तक उसकी मौजूदगी जो है और जो है वो एब्सेंस जो है वो डायबिटीज की तरफ ले जाती है। मतलब ये डायबिटीज जो है वो टोटली डिपेंडिंग अपॉन इंसुलिन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। दूसरी क्या है? NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस जो है वो क्या है? NIDDM। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों है? ये इंसुलिन पर डिपेंड क्यों नहीं कर रही है? ये इंसुलिन पर डिपेंड क्यों करती है? टाइप 2 मतलब इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करती कि इंसुलिन की मौजूदगी हो भी सही, इंसुलिन मौजूद भी हो फिर भी डायबिटीज होती है टाइप 2 में, और यहां पे टाइप 1 में इंसुलिन की एब्सेंस जो है वो डायबिटीज की तरफ ले जाती है। टाइप 1 में इंसुलिन की एब्सेंस जो है वो डायबिटीज की तरफ ले जाती है, और टाइप 2 में इंसुलिन की मौजूदगी हो, इंसुलिन मौजूद हो, इंसुलिन की मौजूदगी भी डायबिटीज को होने से नहीं रोक सकती। मैंने क्या बोला है कि इंसुलिन की मौजूदगी भी डायबिटीज होने को नहीं रोक सकती। टाइप 2 में ऐसी क्या वजह बनती है कि इंसुलिन मौजूद भी हो और डायबिटीज हो रही हो, जबकि हम जानते हैं इंसुलिन का काम ग्लूकोज का लेवल कम करना है ब्लड के अंदर ताकि हाइपरग्लाइसीमिया ना हो। तो यहां पे ये है कि इंसुलिन की मौजूदा भी है, इंसुलिन भी मौजूद है और हाइपरग्लाइसीमिया भी हो रहा है, डायबिटीज भी हो रही है। तो क्या वजह पेश आती है हम उसमें बात करते हैं, लेकिन पहले हम चलते हैं किस पे? डायबिटीज टाइप 1 पे। अब डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन जो है उसकी प्रोडक्शन ही नहीं हो पाती, या वो प्रोडक्शन नहीं हो पाती, या फिर क्या होता है कि किसी भी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाती, बीटा सेल्स उसको सेक्रीट भी नहीं कर पाते। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाए जाने वाले सेल्स, बीटा सेल जो है वो इंसुलिन को सेक्रीट नहीं कर पाते। ऐसी कंडीशन में इंसुलिन मुनासिब मिकदार में नहीं होती या जो है वो सेक्रीट नहीं हो पाती, नतीजतन ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है, ब्लड में बढ़ता रहता है। तो ये जो है वो क्या होता है, ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ता है ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, और जब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है ऐसे कंडीशन में डायबिटीज होती है। और कौन सी डायबिटीज? डायबिटीज टाइप 1। कौन सी जो है? डायबिटीज टाइप 1 होती है। यूनाइटेड स्टेट में ये डायबिटीज जो है वो बच्चों में एट द जो है वो एज ऑफ 14 ईयर्स होती है। क्यों 14 ईयर हो जाती है? यही वजह है कि चूंकि ये डिजीज डायबिटीज टाइप 1 यूनाइटेड स्टेट में 14 ईयर के एज के बच्चे में भी वकूफ पजीर होती है, तो इसीलिए इसे जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है।
अब ये चूंकि दो टाइप्स हैं डायबिटीज की, डायबिटीज मेलाइटस की दो टाइप्स हैं, तो एक्चुअली फिर मैं ये कह सकता हूं ना कि डायबिटीज मेलाइटस एक डिजीज का नाम नहीं, डायबिटीज मेलाइटस एक सिंड्रोम का नाम है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजीज का नाम है। क्योंकि इस डायबिटीज, एक तो बजाते खुद डायबिटीज मेलाइटस की दो टाइप्स हैं, दूसरा डायबिटीज की वजह से कई एक और बीमारियां वकू पजीर होती हैं, कई और बीमारियां वकू पजीर होती हैं इस डायबिटीज की वजह से। अब हम देखते हैं क्या क्या इफेक्ट होता है टाइप 1 की डायबिटीज का। तो हम चलते हैं जी, पहले बात की तरफ चलते हैं, पहले पॉइंट की तरफ। तो पहला पॉइंट क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज टू इन डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस में ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। बहुत ज्यादा राइज क्यों हो जाएगा, अल्टीमेटली सी बात है भाई, इंसुलिन मौजूद नहीं होगी तो इंसुलिन की गैर मौजूदगी में ग्लूकोज को जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। फ्री ग्लूकोज, मोनोसैकेराइड, हेक्सोज शुगर जो है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज ब्लड में दनदनाता फिरेगा, बहुत ज्यादा मिकदार उसकी बढ़ जाएगी। तो नतीजतन हम उसे क्या कहेंगे कि हाइपरग्लाइसीमिया है। और इतना लेवल राइज होता है, कितना लेवल राइज होता है, 300 to 1200 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ जो है वो ब्लड, पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड में 300 to 1200 मिलीग्राम तक जो है ग्लूकोज का लेवल राइज हो जाता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, कौन सा है, ग्लूकोज लॉस इन द यूरिन। यूरिन के थ्रू जो है ग्लूकोज लॉस होना शुरू कर देता है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है। अब होता क्या है, क्योंकि जो हम जानते हैं कि किडनी के अंदर जो है वो क्या होती है, अब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन होती है, जो है वो ब्लड फिल्टर होता है और नतीजतन जो है वो जहां पे यूरिया जाता है, यूरिन जाती है, जो है वो नेफ्रॉन के अंदर, प्रॉक्सिमल ट्यूब के अंदर, डिस्टल ट्यूब के अंदर, लूपोफेनले के अंदर, तो वहां पे जाता है, तो वहां पे उसके साथ ग्लूकोज भी कुछ जाता है फिल्टर होके। लेकिन होता क्या है, जब ग्लूकोज फिल्टर होके जाता है और जिसम में ब्लड के अंदर ग्लूकोज का जो है वो कमी होती है, तो वहां पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन के नतीजे में ग्लूकोज को किडनी के नेफ्रॉन से एब्जॉर्ब और रीअब्जॉर्ब करके कैपिलरीज के जरिए ब्लड में भेज दिया जाता है। मगर इस कंडीशन में क्या होता है, जब ऑलरेडी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है तो नतीजतन क्या होता है कि वो एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन जो है वो अफेक्टेड होती है और नतीजतन ग्लूकोज जो है वो ज्यादा सारी मिकदार में यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हुआ जहां पे हम ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मिकदार टेस्ट करके हम जो है वो डायबिटीज होने की तस्दीक कर सकते हैं, वहीं पे हम जो है डायबिटीज टाइप 1 को अगर हमने टेस्ट करना है तो यूरिन के जरिए भी हम इसको टेस्ट करते हैं। यूरिन के अंदर जो है वो अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका होगा तो देन इट मीन दैट कि डायबिटीज हो चुकी है, जो है वो डायबिटीज टाइप 1 हो चुकी हुई है। लेकिन ये डायबिटीज टाइप 1 जो है वो थोड़ी इसकी रेशो है होने की, डायबिटीज टाइप 1 की रेशो जो है वो कम है। तो यूरिन के थ्रू जब एक्सक्रीट होगा ग्लूकोज का लेवल, तो हम क्या कहेंगे कि उस वक्त भी ये जो है वो इसके ब्लड के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया था, तभी तो यूरिन जो है उसमें नेफ्रॉन में जो ग्लूकोज का लेवल एब्जॉर्ब और रीअब्जॉर्ब होना था वो नहीं हो पाता, उसको बाहर सेक्रीट कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिया के थ्रू। तो ऐसी कंडीशन में जब यूरिन में ग्लूकोज का लेवल, काफी ज्यादा ग्लूकोज की मिकदार, कंसंट्रेशन लॉस हो रही हो, एक्सक्रीट हो रही हो, ऐसी कंडीशन में उसे ऑस्मोटिक डाययूरेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे इस टाइम पे डिजीज को क्या कहेंगे, या ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस कहेंगे, जब यूरिया के थ्रू ग्लूकोज की ज्यादा सी मिकदार किडनी के थ्रू जो है वो बाहर एक्सक्रीट की जा रही। तीसरा पॉइंट क्या है, जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो होता क्या है, काजेज ऑफ डिहाइड्रेशन हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन क्यों हो जाती है भाई,
सेल्स के अंदर भी होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर में होती है। होता क्या है, एक कंडीशन ये है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से जो है वो ये डिमांड करता है कि इसके सॉल्वेंट जो है उसको भी ज्यादा मिकदार में चाहिए। तो इनसाइड द सेल अगर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होने की वजह से जो है वो पानी की डिमांड ज्यादा से ज्यादा होगी और हायर लेवल ऑफ जो डिग्री है और थर्स्ट की वो पैदा हो जाएगी। बहुत शिद्दत से प्यास महसूस होना शुरू हो जाएगी। बहुत शिद्दत से क्या है वो प्यास महसूस होना जो है वो शुरू हो जाएगी। पानी की कमी फील होगी, इंट्रासेलुलर भी और एक्स्ट्रासेलुलर भी, और ऐसी कंडीशन में डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगी। तो जब हम देखते हैं, और इसमें क्या होता है कि यूरिया भी ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट होता है, यूरिन भी ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट होता है। जब यूरिन ज्यादा से ज्यादा एक्सक्रीट होता है ऐसी बीमारी को पॉलीयूरिया भी कहते हैं, ऐसी कंडीशन को पॉलीयूरिया कहते हैं। आगे क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है कि ये इंजरी का सबब बनती है। इंजरी का सबब क्यों बनती है कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाने की वजह से ब्लड के अंदर तो ब्लड जो है वो कंसंट्रेटेड हालत में आ जाता है। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जब वो कंसंट्रेटेड हालत में आ जाता है तो ब्लड की सप्लाई जो टिश्यूज को होनी थी, जो मुख्तलिफ सेल्स को होनी थी, वो अफेक्ट हो जाती है। ब्लड जो है वो सही तरह से अपने पूरे लेवल पे, नॉर्मल लेवल पे अफेक्ट नहीं हो पाता, जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। जब वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता तो नतीजतन क्या होता है, जब ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, सेल्स और टिश्यू सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। जब वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो लॉस होती जाएगी और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डैमेज्ड हो सकते हैं और वो इंजरी की तरफ जा सकते हैं और उसमें हार्ट अटैक वगैरह की डिजीजेस भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि इंक्रीज्ड यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है, हम जानते हैं कि प्रोटीन्स को यूज किया जाता है एनर्जी के लिए और ग्लूकोज को भी यूज किया जाता है एनर्जी के लिए। ग्लूकोज की लाइसिस की जाती है, ग्लाइकोलाइसिस की जाती है, किसके लिए? एनर्जी के लिए, एटीपी के लिए, एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए, ताकि एनर्जी को इस्तेमाल किया जा सके बॉडी की वर्क के लिए, बॉडी के वर्कआउट के लिए। लेकिन होता क्या है, जब ग्लूकोज की मिकदार ज्यादा मौजूद होती है और ग्लूकोज की लाइसिस नहीं हो पाती, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं हो पाती, ग्लाइकोलाइसिस नहीं हो पाती, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर तो मौजूद ज्यादा मिकदार में होता है, उसकी लाइसिस नहीं हो पाती, एनर्जी की कमी हो जाती है। जब एनर्जी की कमी होती है, उस एनर्जी की कमी को पूरा करने के लिए बॉडी क्या करता है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करता है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है। जब वो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करता है तो प्रोटीन से एनर्जी लेना शुरू कर देता है। अब प्रोटीन से एनर्जी तो लेगा, बॉडी के अगर अंदर इतनी प्रोटीन नहीं मौजूद तो बॉडी के जो बाकी प्रोटीन्स है जो बाहर मिकदार में हम फीड जो है उतनी नहीं ले पा रहे, तो प्रोटीन्स को ज्यादा से ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा। ज्यादा से ज्यादा जब प्रोटीन की ब्रेक डाउन होगी तो प्रोटीन बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाएंगे। जो बॉडी के अंदर प्रोटीन स्टोर नहीं हो पाएंगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो इंसान है, जो ह्यूमन बीइंग है, वो दुबला पतला रह जाएगा, मोटा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी डायबिटीज टाइप 1 में ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो दुबला पतला हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन की ब्रेकडाउन उसने ज्यादा करनी शुरू कर दी है, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल था, उसकी ब्रेकडाउन नहीं हो पा रही थी, एनर्जी की कमी को पूरा नहीं किया जा रहा था, तो वो पूरा करने की कोशिश की जाती है किसके थ्रू, प्रोटीन की ब्रेकडाउन से। तो ऐसी कंडीशन में दो और कंडीशन वाकई पजीर होती है, वो पजीर होती है। कौन सी? एक एस्थीनिया। एस्थीनिया क्या है? एस्थीनिया में क्या होता है कि एनर्जी की कमी हो जाती है और एनर्जी की कमी जो है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से पूरी तो की जाती है, कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी बॉडी में एनर्जी की कमी होती है और वो दुबला पतला होना शुरू हो जाता है। दूसरा है पॉलीफेजिया या पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया में क्या होता है कि इंसान खाता तो दम दना के है, बहुत ज्यादा खाता है, काफी मिकदार में खाता है, मगर वो खाना जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स अगर वो मौजूद हैं, वो ग्लूकोज का लेवल तो ब्लड में बढ़ा रहे हैं, मगर वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ाने के बावजूद वो ग्लूकोज किस खाते का है कि जब वो ग्लूकोज एनर्जी भी दे नहीं पा रहा, उसकी ग्लाइकोलाइसिस भी नहीं हो पा रही, तो खाएगा तो बेकार के, मगर मोटा नहीं हो पाएगा और वो दुबला पतला रह जाएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्या है? मेटाबॉलिक जो है एसिडोसिस। एसिडोसिस कब हो जाती है, इस कंडीशन में कब होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि
कि इंसुलिन का एक और काम भी था, वो क्या था कि ग्लूकोज को वो कन्वर्ट करती थी फैट्स के अंदर, ग्लूकोज को फैट्स के अंदर कन्वर्ट करती थी। अब होता यहाँ पे क्या है कि फैट्स में जो है वो कन्वर्ट तो हो रही है ग्लूकोज, लेकिन साथ में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट्स के अंदर कन्वर्ट होती है, लेकिन फिर फैट्स का मेटाबॉलिज्म होता है और फैट्स के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में क्या पैदा होता है, कीटो एसिड्स पैदा होते हैं, एसिटिक एसिड पैदा होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड पैदा होते हैं, और इन सारे कीटो एसिड, एसिटो एसिटिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड जो कि फैट्स की वजह से पैदा हुए हैं, इनकी ब्लड के अंदर ज्यादा मिकदार हो जाना एसिडोसिस की जो है वो अलामत है। एसिडोसिस हो जाती है, ब्लड एसिडिक हो जाता है इन एसिड कीटो एसिड, एसिटो एसिडिक की वजह से, एसिटो एसिड्स की वजह से, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड की वजह से क्या होता है, ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाता है और ऐसी बीमारी, ऐसी हालत को एसिडोसिस कहते हैं। अब क्या है, दूसरी टाइप है टाइप 2 डायबिटीज है, जिसे हमने पहले भी बताया है कि NIDDM है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज जो है, नॉन इंसुलिन डायबिटीज डिपेंडेंट मेलाइटस है। अब इसमें क्या होता है, मैंने कहा है इंसुलिन मौजूद भी होती है, इंसुलिन मौजूद भी होती है मगर ग्लूकोज का लेवल नहीं कम कर पाती, मतलब बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है। इंसुलिन मौजूद है मगर उस इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाती है, इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंसुलिन पैदा भी होती है, इंसुलिन ब्लड में मौजूद भी होती है मगर वो ग्लूकोज का लेवल कम नहीं कर पाती और डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। ऐसी टाइप जो है वो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है, जो बहुत ज्यादा कॉमन है और ये कॉमनली 30+ एज में ये शुरू होती है, ये जो अडल्ट एज में शुरू होती है, इसलिए इसे अडल्ट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है इंसुलिन पैदा होती है, बॉडी रेजिस्ट करना शुरू कर देता है, बॉडी रेजिस्ट करता है, मगर बॉडी के वजह से रेजिस्ट करता है, जिसमें एक वजह ये भी है कि ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है, और जब मोटापे का शिकार होता है नतीजतन इंसुलिन रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाता है, और ये थोड़ा ऐसा स्लोली इसकी तरफ प्रोसीजर जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है तो नतीजा क्या होता है कि इंसुलिन की मिकदार बॉडी में बढ़ जाती है, इंसुलिन की मिकदार ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा होती है, हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, इंसुलिन की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हाई इंसुलिन की मिकदार बढ़ने के बावजूद ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। हालांकि इंसुलिन का लेवल बढ़ने की वजह से ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ना चाहिए था, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो बॉडी रेजिस्ट कर जाती है अगेंस्ट इंसुलिन। इंसुलिन अपना फिर वर्क मौजूद तो होती है मगर ना होने के बराबर इंसुलिन की मौजूदगी बहुत ज्यादा हो जाती है, मगर फिर भी वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नहीं कम कर पाती, रेजिस्ट कर जाती है बॉडी, और ऐसी कंडीशन में डायबिटीज हो जाती है, हाइपरग्लाइसीमिया बढ़ जाता है, और नतीजतन क्या होता है, ऐसी कंडीशन में फिर डायबिटीज हो जाती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि बीटा सेल जो इंसुलिन को पैदा कर रहे थे वो डैमेज्ड हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इंसुलिन पैदा तो वो कर रहे हैं, धड़ाधड़ पैदा तो किए जा रहे हैं, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना एक बजाते खुद स्टिमुलस है। उसका स्टिमुलस जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो तो बीटा सेल जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन कम करे ना, उसकी स्टिमुलस रुके तो उसकी प्रोडक्शन कम करेंगे, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्लड का ग्लूकोज जो है ब्लड में जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो बीटा सेल्स भी धड़ाधड़ इंसुलिन पैदा किए जा रहे हैं, इंसुलिन पैदा की जा रही है, इंसुलिन पैदा तो की जा रही है, लेकिन इंसुलिन के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंट हो चुकी है और इंसुलिन अपना वर्क नहीं कर पा रही और हाइपर इंसुलिन हो जाता है। तो इस कंडीशन में कि जब वो ग्लूकोज का लेवल कम नहीं हो रहा और बीटा सेल्स बार बार इंसुलिन पैदा किए जा रहे हैं, तो बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं, और एट द एंड क्या होता है, खत्म कर दी जाती है उनकी अपनी एफिशिएंसी वो खत्म हो जाती है, वो इंसुलिन पैदा करना ही छोड़ जाते हैं। तो इसका बचाव एक ही तरीका है
कि बहुत ज़्यादा मिकदार में हम जो है वो इसको जो इंसुलिन पैदा हो रही थी उसको कंट्रोल किया जाए, उसको ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल किया जाए। ऐसे में ओबेसिटी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाती है, गैंग्रीन हो जाती है और नतीजतन क्या हो गया जो है वो बहुत सी दूसरी बीमारी भी जो है वकूफ़ पजीर होती हैं। तो नतीजतन जो है जहाँ तक हमने जो है डायबिटीज़ को पढ़ा, डायबिटीज सिंड्रोम को पढ़ा, जिसकी वजह से दूसरी डिजीज भी वकूफ़ पजीर होती हैं। डायबिटीज टाइप 1 क्या है, डायबिटीज टाइप 2 क्या है, तो जो है ये दोनों हमने पढ़ी। तो यहाँ पे अगर आप इसको इख्तिताम करते हैं, अगर आप लोगों की लेक्चर पसंद आए इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह।